अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, हम एसिड्स और बेसिस के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे नज़रिए को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस नज़रिए का नाम है लेविस का नज़रिया। बच्चों, ये लेविस वही हैं जिन्होंने आयनिक बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का और मेटालिक बॉन्ड का नज़रिया भी पेश किया हुआ है। तो इस नज़रिए के अंदर भी उन्होंने असल में बॉन्डिंग के ज़रिए ही हमें समझाने की कोशिश की है कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। तो चलें, वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि लेविस का नज़रिया क्या है। तो मेरे अजीज़ तलबा, जैसे आपको इंट्रो में बताया गया कि आज का हमारा टॉपिक है 10.1.3 लेविस का नज़रिया बराए एसिड्स और बेसिस। और ये चीज़ मैं आपको शुरू में ही वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये नज़रिया जो अब हम पढ़ने लगे हैं ये पिछले दो नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस नज़रिए का ताल्लुक किस चीज़ के साथ निकलता है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये नज़रिया पेश किसने किया। ये नज़रिया पेश किया G.N. लेविस, और ये प्रोफेसर G.N. लेविस वही इंसान है कि जिन्होंने आपको आयनिक बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड का नज़रिया भी इन्होंने पेश किया, हत्ता कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड का नज़रिया भी इन्होंने सबसे अच्छा पेश कर रखा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। असल में उन्होंने एसिड और बेस को भी बॉन्ड के ज़रिए समझाने की कोशिश की। लेविस का जो नज़रिया है उसका ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफर के साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफर के साथ इसका ताल्लुक है। मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा है बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन खारिज कर सकता है, जो हाइड्रोक्साइड खारिज कर सकता है, कोई प्रोटॉन खारिज कर रहा है तो कोई प्रोटॉन हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा ताल्लुक होगा बॉन्डिंग के साथ। यहाँ हमारा ताल्लुक होगा बॉन्ड बनने के साथ, यानी एसिड और बेस के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और हम चेक करेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। और इसकी बुनियाद जहन में बिठा लें। मैंने शुरू में इसीलिए बता दिया ताकि मेरे तमाम शागिर्दों को बाद में कोई मसला ना हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफ़र होगी, एक एटम में से, एक मॉलिक्यूल में से या एक आयन में से इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा और दूसरे को दे दिया जाएगा। यानी इस नज़रिए की बुनियाद कीमियाई बॉन्डिंग के ऊपर है, यानी इसको बॉन्डिंग के ज़रिए समझाया गया है। इसको बॉन्डिंग के ज़रिए समझाया गया और हमने इसको बॉन्डिंग के ज़रिए ही समझना है, तो ही हमें इसकी समझ लगेगी। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से समझें, गौर से सुने। सबसे पहले हम नज़रिए की स्टेटमेंट, उसकी तारीफ और उसकी मेन हेडिंग जो है वो लिखेंगे कि लेविस के मुताबिक एसिड कौन है। लेविस के मुताबिक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हासिल करे, एसिड होगा। यानी एसिड की डेफिनेशन या एसिड की तारीफ इस नज़रिए के मुताबिक ये है कि हर वो आयन, हर वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हासिल कर सकता है, वो एसिड होगा। जबकि ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खारिज कर सके,
यानी रिलीज कर सके, बेस कहलाएगा। तो बेस वो होगा जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को खारिज करेगा, और एसिड वो है जो उसको हासिल करेगा। और बच्चों, अगर आपको कुछ पुरानी बात थोड़ी सी याद करवाई जाए, तो जब आप 9th क्लास में थे तो वहाँ आपने बॉन्डिंग पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस सूरत में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। यानी लेविस के नज़रिए के मुताबिक हमें वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। तो बच्चों, अब इसकी थोड़ी तफसील पर आते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हासिल करेगा वो एसिड है, और जो उसको खारिज करेगा वो बेस है। तो जाहिर है खारिज वही करेगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, वही उसको खारिज करेगा, और उसको हासिल वो करेगा जिसके पास उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करने की जगह पड़ी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड वो चीज़ होगी जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ताकत और कैपेसिटी है, जगह है, और बेस वो होगा जो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर उठा के किसी दूसरे को दे सकता है, चूंकि उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। तो एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बात आप जहन में रखें कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ये इसकी बुनियाद है। तो अजीज तलबा, ये बात जहन में रखिएगा कि लेविस के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस की तारीफ मैंने आपके सामने लिख दी है, मैं दोबारा बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज करने वाले बेस, जबकि उसको हासिल करने वाले एसिड होंगे। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको दी जा सकती है जब आपको रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। किस किस का? ये रिएक्शन है BF3 जिसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान, जिसका फॉर्मूला है NH3। तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, जबकि NH3 सब बच्चे जानते हैं कि वो अमोनिया का फॉर्मूला है। सबसे पहले इन दोनों की साख्त, इनके स्ट्रक्चर को समझें तो ही हमें आगे समझ लगेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं अमोनिया का स्ट्रक्चर। अमोनिया में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो बच्चों इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहला शेल जो होता है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, यानी अंदर वाला जो शेल होता है नाइट्रोजन का वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। हम इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4 और 5। तो ये मैंने नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा दिए हैं। और 9th क्लास में आप जो पढ़कर आए थे कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो आपके सामने है कि उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर इसके सामने एक हाइड्रोजन आ जाता है इस साइड पर, एक हाइड्रोजन आ जाता है इस साइड पर, और एक हाइड्रोजन आ जाता है इस साइड पर, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये यहाँ पे ऐसे करके बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यानी अमोनिया का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त मैंने आपके सामने बनाई हुई है। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ आपको 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े नज़र आएंगे। मैं उन्हें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जिसने बॉन्ड बना लिया, एक ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जिसने बॉन्ड बना लिया, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्ड बना लिया। लेकिन अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसी के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। और 9वीं क्लास के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है कि इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये लॉन पेयर पड़ा हुआ है हमारे पास।
तो ये है लॉन पेयर, और ये लॉन पेयर कभी भी किसी दूसरे को मुंतकिल किया जा सकता है। तो बच्चों देखते हैं इसके सामने BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा BF3, बोरोन, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि दूसरे शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम उसको यहाँ बनाते हैं 1, 2 और 3। अब BF3 का मतलब क्या है? BF3 का मतलब है कि इसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स जुड़ चुके हैं। तो हम एक फ्लोरीन का एटम यहां बनाएंगे, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, पहले शेल में 2 और उसके बाद 7। तो वो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखा देंगे, 1, 2। चूंकि हमने इनके दरमियान बॉन्डिंग दिखानी है, तो हम सारों को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो आप 7 क्रॉस बना दें। तो फ्लोरीन के गिर्द हमें 7 क्रॉस नजर आएंगे, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग यहाँ कर लेगा। बिल्कुल उसी तरह एक फ्लोरीन का एटम यहाँ आएगा, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन 7 में से जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक बॉन्डिंग यहाँ कर लेगा। और बिल्कुल उसी तरह एक फ्लोरीन, चूंकि बिल्कुल ऊपर आता है, जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये फ्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके साथ। तो बच्चों ज़रा गौर कीजिए, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया अमोनिया का, और ये आपके सामने साख्त है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। ज़रा गौर कीजिए, आपको नज़र आएगा कि बोरोन का अभी तक आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं कि इसका नामुकम्मल ऑक्टेट है। ये नामुकम्मल ऑक्टेट है। ऑक्टेट किसको कहते हैं? जब आपको पता है कि जब आखिरी शेल मुकम्मल हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हम कहते हैं ये ऑक्टेट है। अभी ये नामुकम्मल ऑक्टेट के साथ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, 1, 2 और 3, और वो 3 उसने शेयर कर लिए, मतलब इसके ऑक्टेट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 नहीं आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब हमारी ये बिल्कुल यहां पे ये चीज साबित हो रही है। अमोनिया जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है जिसका नाम लॉन पेयर है। वो किसी भी लम्हे इस लॉन पेयर को मुंतकिल कर सकता है, खारिज कर सकता है। सामने पड़ा हुआ है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का ऑक्टेट वैसे नामुकम्मल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी तक जगह खाली है। तो आप देखिए कितने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया है। बाआसानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा और इसको मुंतकिल कर दिया जाएगा। और चूंकि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर निकल रहा है, तो बच्चों इस सूरत में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक एरो हेड लगा के शो करते हैं, जिसकी दुम यानी टेल जो होती है वो डोनर भेजने वाले की तरफ, और हेड जो होता है वो हासिल करने वाले की तरफ होता है। तो चूंकि यहां से भेज कौन रहा है? अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन, और हासिल कौन कर रहा है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड में मौजूद बोरोन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि अब इनके नतीजे से बन क्या रहा है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, तमाम के तमाम बच्चे गौर से देखें क्या बनेगा। इसमें यह बनेगा कि ये रहा नाइट्रोजन, और हम दिखाएंगे कि नाइट्रोजन के पास पड़ा हुआ था लॉन पेयर, और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। तो हम एक हाइड्रोजन को यहाँ शो कर देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ शो कर देंगे कोवलेंट बॉन्ड बना के, और एक को यहाँ शो कर देंगे। जबकि सामने पड़ा हुआ था BF3, और BF3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स B के पास थे, उसने एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बनाया हुआ था बॉन्ड, एक के साथ यहाँ और एक के साथ यहाँ। और आप बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लोरीन के लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप 2 यहाँ बना दें, 2 यहाँ बना दें, 2 यहाँ बना दें, तो आप उसके पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये होगा इसको ट्रांसफ़र। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इसके ट्रांसफ़र होने से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा ये देखिए, हम लगा देंगे एक ब्रैकेट, चूंकि ये दोनों अब जुड़ गए,
तो हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लगाएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ हम दिखाएंगे कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और इनके दरमियान बना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम दिखाएंगे एरो हेड के साथ, जिसकी दुम भेजने वाले की तरफ है यानी नाइट्रोजन, और जो उसका हेड है वो हासिल करने वाले की तरफ है। और उसके साथ भी 3 फ्लोरीन जुड़े हुए थे और ये अब एक ही चीज़ बन गई है बेटा आपके सामने। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ही चीज़ आ गई है, एक सिंगल प्रोडक्ट आ गया। और इस सिंगल प्रोडक्ट को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एडक्ट। ये है एडक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एडक्ट क्या है, तो आपने कहना है कि लेविस एसिड और लेविस बेस के मिलने से जो एक ही चीज बनती है उसका नाम है एडक्ट। तो ये एक सिंगल चीज बनेगी, यानी दोनों मिल के एक ही चीज बना देंगे और हम इसके ऊपर चार्ज दे देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बच्चों हम क्यों देंगे? पॉजिटिव चार्ज हम इसलिए देंगे कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन पेयर निकला, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पूरे चार्ज को घेर लेता है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को नहीं भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया है एडक्ट। तो बच्चों ये है आपके पास कहानी मॉलिक्यूल लेविस नज़रिया एसिड का और बेस का। अब हमने फैसला ये करना है कि लेविस साहब के मुताबिक इसमें से एसिड कौन होगा और इसमें से बेस कौन होगा। तो गौर कीजिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खारिज कर रहा है। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खारिज करने वाला कौन होगा? बेस। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जो अमोनिया है वो एक लेविस बेस के तौर पे काम करेगा, चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को खारिज किया है, दूसरे को दे दिया है, लिहाजा ये होगा लेविस बेस। जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड ने उस पेयर को, उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हासिल किया है, लिहाजा ये हमारा हो जाएगा लेविस एसिड। ये हमारा होगा लेविस एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को समझ लग चुकी होगी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जो उसके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, जब वो उसको खारिज कर देता है, किसी दूसरे को दे देता है, तो जो खारिज कर रहा है वो बेस होगा और जो उसको हासिल कर रहा है वो एसिड होगा। और लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों के मिलने से एक कॉमन चीज बनेगी और उस कॉमन चीज का नाम क्या है? एडक्ट। एक सिंगल चीज बनेगी और उस सिंगल चीज का नाम है एडक्ट। तो चलिए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं और वो मिसाल है अमोनियम आयन का बनना। अमोनियम आयन का बनना। अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनियम आयन बनता है बच्चों जब अमोनिया के सामने प्रोटॉन आ जाए, यानी H पॉजिटिव आ जाए, और अमोनिया इसको बड़े आराम से हासिल कर लेता है और ये बना देता है NH4 पॉजिटिव, यानी अमोनियम आयन। तो अब आपने ये देखना है कि ये प्रोटॉन जो है वो हासिल कैसे करता है। जरा गौर से देखें। आपके सामने मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर फिर बनाऊंगा, बना हुआ है, इसलिए अब दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा नाइट्रोजन, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर पड़े हुए हैं और ये उसके हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये पड़ा हुआ है लोन पेयर। अगर इसके सामने H पॉजिटिव आ जाए, बच्चों इस H पॉजिटिव को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, 1। मगर यहां हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। मस्बत चार्ज कब आता है? मस्बत चार्ज तब आता है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे। मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था और उसने उसको भी क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो अब इसके पास किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल खाली शेल के साथ पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पहला शेल है और पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब
परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने है कि अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन अपने इस इजाफी इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी वक्त खारिज कर सकता है और हाइड्रोजन का ये खाली शेल जो है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वक्त हासिल कर सकता है और ऐसा ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के इसके पास चला जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के इसके पास जाएगा तो इनके नतीजे से क्या बनेगा, ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पड़ा हुआ है नाइट्रोजन, उसके साथ एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन आ गया। तो चूंकि अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को खारिज कर रहा है, तो हमारे इस नज़रिए के मुताबिक चूंकि वो उसको खारिज कर रहा है, लिहाजा वो होगा बेस। तो अमोनिया इस रिएक्शन के अंदर भी बेस होगा, जबकि हाइड्रोजन उसको हासिल कर रहा है। तो चूंकि हाइड्रोजन उसको हासिल कर रहा है, तो इस नज़रिए के मुताबिक हाइड्रोजन जो है वो एसिड होगा। तो ये भी एक बेहतरीन मिसाल है जो हमें साबित कर सकता है कि लेविस एसिड कौन होगा और लेविस बेस कौन होगा, जबकि ये एक सिंगल चीज़ बन चुकी है आपके सामने और इस सिंगल चीज़ का नाम है एडक्ट। तो बच्चों, ये है आपके पास नज़रिया लेविस साहब का। लेविस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज कर रहा है वो होगा बेस और जो हासिल कर रहा है वो होगा एसिड। और लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान रिएक्शन होगा और वो आपस में जुड़ जाएंगे और जिस बॉन्ड के तहत जुड़ेंगे उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये आपने ध्यान रखना है कि कितने बॉन्ड्स पहले थे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा आपने एरो हेड से ही शो करना है। तो इस पूरे के पूरे नज़रिए का जो हासिल निकलता है एंड पे हमारे पास, वो ये निकलता है बच्चों कि जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज करेगा, मतलब वो क्या होगा, खारिज दहिंदा होगा। और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करेगा और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और उसको आपने एरो हेड से शो करना है। तो ये तो हो गया एक मेन नज़रिया, उसकी स्टेटमेंट और उसकी सारी तफसील। इस नज़रिए का हमें एक और फ़ायदा क्या है? इस नज़रिए का हमें फ़ायदा ये है, देखिए, कि इससे पहले जो दो नज़रियात हमने पढ़े हैं वो दोनों महदूद थे किसी हद तक। उसमें हमने पानी के अंदर मौजूदगी उसकी ज़रूरी समझी, फिर जो जो हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है वो होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। तो ये नज़रिया हम हर उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें नॉन एक्वस मीडियम या नॉन एक्वस सोल्यूशन जो है वो मिलता है। ये बड़ा ही आसान सा एक आपके सामने कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ और वो है हाइड्रोनियम आयन का बनना। हाइड्रोनियम आयन का बनना। अब ये बच्चों, हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव। और H3O पॉजिटिव कैसे बनता है? जब पानी प्रोटॉन को हासिल कर ले। तो जब पानी प्रोटॉन को हासिल करेगा तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव और इस H3O पॉजिटिव का नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो अब हम इसकी मिसाल देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। पहले आप पानी का स्ट्रक्चर देखें, तमाम के तमाम बच्चे इसकी साख्त देखें। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 6। और H2O का मतलब है यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो आपको बड़ी वाज़े चीज नजर आ रही है पानी के मॉलिक्यूल में कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पे पड़े हुए हैं।
दो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े, दो लॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और इनमें से एक वो किसी भी वक्त खारिज कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो अगर इसके सामने प्रोटॉन आ जाता है H पॉजिटिव, तो जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि इसका खाली शेल है और ये बाआसानी इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। अगर इसके सामने ये आ जाता है तो ये बहुत आसानी से अपना लॉन पेयर जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। तो जब वो इसको लॉन पेयर ट्रांसफर करेगा तो इन दोनों के नतीजे से एक कॉमन चीज बनेगी और वो है H3O, दरमियान में ऑक्सीजन। चूंकि ऑक्सीजन दरमियान में मौजूद है तो इसे मरकजी एटम की हैसियत हासिल है, यानी सेंट्रल एटम, ये मरकजी एटम है। इसके साथ दो हाइड्रोजन पहले ही जुड़े हुए थे और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ गया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे शो कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से भी आपको समझ लग रही, चूंकि पानी जो है वो लॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को खारिज कर रहा है तो वो होगा लेविस के मुताबिक बेस, और H पॉजिटिव उसको हासिल कर रहा है तो ये लेविस के मुताबिक क्या होगा, एसिड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है एडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो तमाम स्टूडेंट्स को समझ लग चुकी होगी कि लेविस के नज़रिए के मुताबिक एसिड आपने किसको कहना है और बेस किसको कहना है, और इसका पिछले वाले दोनों नज़रियात से कोई इतना ख़ास ताल्लुक हमें नज़र नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे आइन्स हैं और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं और लेविस बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि लेविस एसिड के तौर पे काम कौन कर सकता है। लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे दो चीज़ें, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके शेल नामुकम्मल हों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके शेल नामुकम्मल हों। नामुकम्मल होने से क्या मुराद है कि अभी उनके शेल मुकम्मल नहीं हुए, उनमें कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम चीज़ें जिनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की सलाहियत अभी भी मौजूद है वो बाआसानी लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। एक मिसाल तो हमने यहाँ पे BF3 की देख ली है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो इसके अंदर हम एक मिसाल एल्युमिनियम क्लोराइड की भी दे सकते हैं। और एल्युमिनियम क्लोराइड की मिसाल हम क्यों देंगे, क्योंकि इसमें भी एल्युमिनियम एक मरकजी एटम है। गौर से देखें, एल्युमिनियम बिल्कुल सेंटर में पड़ा होगा और उसके इर्द गिर्द 3 क्लोरीन पड़े होंगे। तो एल्युमिनियम एक मरकजी एटम है, सेंट्रल एटम है, और उसका शेल ही कंप्लीट नहीं है। कैसे शेल कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस पे हैरान हो रहे होंगे, तो मैं समझा देता हूं कि कैसे शेल कंप्लीट नहीं है। ये देखें, एल्युमिनियम सेंट्रल एटम की सूरत में पड़ा हुआ है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे। और वो 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे आते हैं, पहले शेल में 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 3। तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। और बिल्कुल बोरोन की तरह जब 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग यहां करेगा, एक के साथ यहां करेगा और एक के साथ यहां करेगा। तो आप गौर से देखें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पड़े हुए थे और 3 उसने शेयर किए हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तक उसका शेल मुकम्मल नहीं हुआ। तो चूंकि शेल मुकम्मल नहीं हुआ तो ये बाआसानी किसी भी वक्त कहीं से भी आने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर को, उसके जोड़े को हासिल कर सकता है। तो लेविस एसिड के तौर पे काम करने वाली पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि उनका नामुकम्मल शेल होता है। जैसे मैंने आपको एल्युमिनियम क्लोराइड की मिसाल दे दी कि इसमें एल्युमिनियम जो है वो नामुकम्मल शेल के साथ है। दूसरी चीज़, तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हमारे पास जितने भी मस्बत चार्ज वाले आयन हैं, मस्बत चार्ज वाले, और मस्बत चार्ज वाले क्या होते हैं, केटाइंस। जो कैटाइंस हैं यानी मस्बत चार्ज वाले आइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अजीज तलबा, एक रूल अपने दिमाग में बिठा लें और ये रूल आपको आगे जाके FSC के अंदर ख़ास तौर पे मदद देगा कि अगर आप किसी के ऊपर मस्बत चार्ज देखते हैं, अगर आप किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, आपने फ़ौरन समझ जाना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता ही तब है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे। तो जो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा जाहिर है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी का नाम है पॉजिटिव चार्ज, मुस्बत चार्ज। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पड़ा होता है Fe+2, मतलब आयरन का आइन जिसके ऊपर चार्ज है +2, इसको फेरस आइन कहा जाता है। तो +2 का मतलब क्या है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो बैठा है, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो कैसे पूरी करेगा? वो कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को हासिल करने वाला कौन होता है? एसिड। तो इसका मतलब है जितने भी कैटाइंस हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस हैं, मस्बत चार्ज वाले आइंस हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। तो इसके अंदर Fe+2 की मिसाल आ सकती है, इसके अंदर जिंक की मिसाल आ सकती है, इसके अंदर सिल्वर की मिसाल आ सकती है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस हैं यानी कैटाइंस हैं, उन सारों के अंदर इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत बढ़ जाती, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वो कमी किसी ना किसी तरीके से पूरी करेंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि हाइड्रोजन का जो आइन है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल ना करता अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना होता। तो चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और वो कैटाइन बन गया था, इसने आसानी इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लिया। मगर बच्चों यहां एक बात काबिल जिक्र है कि आप कोशिश करें कि यहां पर जब आप कैटाइंस की मिसाल दे रहे हों तो आप कैल्शियम की मिसाल ना दें, आप सोडियम की मिसाल ना दें, इनकी मिसाल आप कोशिश करें कि ना दें। क्यों ना दें? इसकी एक वजह है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स। ये ऐसी धातें हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव समझे जाते हैं। और रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रॉन को हासिल नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं। तो इनके सामने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ भी जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन हम ये 2, 4, 5, 6 की वजह से बाकी सारों के ऊपर ये बात नहीं अप्लाई कर सकते। तो ज़्यादातर कैटाइंस जो हैं वो लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पे आयरन, जिंक और सिल्वर। ऐसे तमाम अशिया जो लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? ये 2 बातें ज़हन में रखिएगा। एक, जिनमें मरकज़ी एटम की बात कर रहा हूँ, जिनमें मरकज़ी एटम, सेंट्रल एटम, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे बोरोन, सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी का शिकार हैं और वो मुकम्मल नहीं हुए उनके अभी तक शेल, तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे यानी वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। और जितने भी कैटाइंस हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो आइंस हैं वो सारे के सारे चूँकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि लेविस बेस के तौर पे कौन कौन काम कर सकता है, यानी लेविस बेसिस की खसूसियात क्या हैं। अजीज तलबा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि लेविस का नज़रिया लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है बोर्ड के पेपर में, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। लेकिन ये जो आखिरी हिस्सा है कि क्या क्या खवास हैं और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं लेविस एसिड्स के और लेविस बेसिस के, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ख़ास तौर पे कीजिए। ये आते भी रहे हैं और इसके आने के चांसेस भी हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि लेविस बेस क्या हो सकती है। पहले इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज करेगा। जाहिर है इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो लेविस बेस के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? लेविस बेस के लिए पहली चीज़ ये है कि उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो। मिसाल के तौर पे यहां देखें, अमोनिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसके अपने 3 बॉन्ड बने हुए थे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा था जिसको आपने लॉन पेयर का नाम दिया, बाआसानी उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया।
बिल्कुल इस तरह यहाँ पानी पड़ा हुआ है, तो पानी के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं और उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कभी भी वो दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। तो पानी हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे के सारे इसलिए लेविस बेस के तौर पे काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की मिसाल के तौर पे, यानी लेविस बेसिस की मिसाल के तौर पे हम अमोनिया की मिसाल दे सकते हैं। और ये नाइट्रोजन के ऊपर 2 डॉट्स बनाने का मतलब ही ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ। इसमें हम पानी की मिसाल ले सकते हैं H2O, और चूंकि हमने देख लिया है कि H2O में 2 लॉन पेयर होते हैं तो हम 2 लॉन पेयर बनाएंगे। इसी तरह अल्कोहल्स, केमिस्ट्री में एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल्स, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले टॉपिक्स में इनका जिक्र आ जाएगा। उनका फॉर्मूला होता है ROH। R का मतलब होता है कोई भी कार्बन वाला ग्रुप, तो यहाँ कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा होगा साथ में OH, और इसमें भी 2 लॉन पेयर ही होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। इसी तरह हमारे पास कुछ होते हैं जिनका नाम है अल्काइल एमाइंस, उन्हें कहते हैं अमाइंस। उनके अंदर ये NH2 ग्रुप होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। तो ये वो सारी की सारी मिसालें हैं। तो बच्चों ये हैं अल्कोहल्स और ये हैं अमाइंस। तो अमाइंस और अल्कोहल्स दोनों के अंदर लॉन पेयर मौजूद हैं। तो जिसके अंदर भी लॉन पेयर मौजूद होगा, कम से कम एक लॉन पेयर मौजूद होना चाहिए। तो जिसके अंदर भी एक लॉन पेयर भी एक्स्ट्रा पड़ा होगा वो लेविस बेस के तौर पे काम करेगा, और जो एक लॉन पेयर हासिल करने की सलाहियत रखता है वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेगा। तो चलते हैं दूसरी तरफ। एक तो ये हमने शर्त लगा दी कि लेविस बेस ये होंगे। दूसरी चीज, जितने भी एनाइंस हैं, जितने भी एनाइंस हैं, एनाइंस का मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, मनफी चार्ज वाले आइंस का नाम होता है एनाइंस। तो जितने भी एनाइंस हैं मनफी चार्ज वाले, उन सारों के ऊपर जिन पे भी मनफी चार्ज आ जाए उन्हें एनाइंस कहा जाता है। अजीज तलबा, जिस तरह मैंने आपको यहां एक रूल बताया कि आपने वो याद रखना है, मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप किसी पे मस्बत चार्ज देखें, अगर आप किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखें, तो आपने समझ जाना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर मनफी चार्ज देखते हैं तो आपने समझ जाना है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि मनफी चार्ज जो होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हमें शो करता है। तो यहां पे चार्ज नेगेटिव होने का मतलब है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो वो कभी भी उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वक्त किसी दूसरे के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए आपके पास पड़ा होता है O-2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इजाफी पड़े हुए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वक्त सामने वाले को उनके अंदर मुंतकिल किए जा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पेयर और जोड़े की सूरत में। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो ये बेस के तौर पे काम करेगा। इसी तरह अगर S-2 होता है, यानी सल्फर के ऊपर -2 आता है, तो -2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब है बाआसानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो अजीज तलबा, ये 2 बातें लेविस एसिड्स के बारे में याद रखिएगा, और ये 2 बातें लेविस बेसिस के बारे में याद रखिएगा। जिसके पास भी सेंट्रल एटम, मरकजी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पड़ी हुई है वो होगा, यानी उसका नामुकम्मल शेल है, तो वो होगा लेविस एसिड। या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता हो तो वो होगा लेविस एसिड। तो ये 2 खवास, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेविस एसिड्स के। और जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हो एक्स्ट्रा, तो वो किसी भी वक्त उसको डोनेट कर सकता है, या अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं नेगेटिव चार्ज की सूरत में, वो भी बाआसानी किसी को डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये लेविस बेस के तौर पे काम करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो रहा है। लेविस का जो नज़रिया है वो यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र होगा, 2 चीज़ों के दरमियान रिएक्शन करवाएं, देखें कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज कर रहा है वो बेस होगा,
और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल कर रहा है वो एसिड होगा। और एसिड और बेस दोनों के मिलाप से जो चीज़ एक सिंगल चीज़ बनेगी उसका नाम है एडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ बखूबी समझ आ चुकी होगी और इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये रिएक्शंस जो आपके सामने हैं इसमें से 2 आपकी किताब में हैं, एक मैंने अपने पास से करवाया। इसको अच्छे तरीके से देखें, ये सारा कुछ आपके एक्सेसिव नॉलेज के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये है लेविस कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही हमारे एसिड्स और बेसिस के नज़रियात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे इन सारों का आपस में जोड़ है, यानी इन सारे के सारे जो 3 हमने नज़रियात पढ़े हैं उनको किस तरीके से हमने आपस में मिलाया है और उनके अंदर से हम एसिड और बेस की एक एक तारीफ़ जो है वो निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा कि लेविस का नज़रिया क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेविस के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं और एडक्ट क्या चीज़ है, ये हमारे तमाम बच्चों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।